नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार और स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल केएम स्टडी पर। दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करेंगे मैथ यानी कि गणित जो है चैप्टर फर्स्ट में। आपने देखा था कुछ हमारे मित्र थे, उन्होंने कमेंट किया था कि इसमें कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं को उन्होंने ये बताया था कि सर आपकी जो लाइट है वो थोड़ी समस्या उत्पन्न करी, तो उन्हीं चीजों को आज हमने कोशिश की है। आपके पास जो भी जाएगा बेहतर से बेहतर जाएगा और बेहतर की तलाश करेंगे। यदि उससे भी बेहतर कुछ मिलता है तो आगे से कोशिश करेंगे कि इन सब समस्याओं का सामना ना करना पड़े। उसी को देखते हुए उन्हीं बिंदुओं पर हम आज फिर से चर्चा करेंगे। दरअसल हमारा मुद्दा ये था कि हमारी जो वैकेंसी है यूपी पुलिस 52,000 वैकेंसी है, उसी में कुछ एसआई के पद हमारे उसमें सम्मिलित हैं। उसके बाद यदि आगे हम देखेंगे तो पैट का जो एग्जाम हाल ही में अभी कंडक्ट होना है, तो ये सारे एग्जामों पे हम फोकस करेंगे। और संख्या पद्धति का मतलब होता है नंबर सिस्टम, यानी कि अंकों का आकलन करना। आप किस प्रकार से उन अंकों को सजाना जानते हैं, किस प्रकार उन अंकों को कहां व्यवस्थित करना है, उन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए कुछ फैक्ट पिछले वीडियो के यहां हम कोशिश करेंगे बताने की, क्योंकि कुछ मित्रों ने ऐसा भी कहा है कि जो पिछले वीडियो में आपने लिखा था लिखावट में थोड़ी समस्या आई थी। उसमें हुआ ये कि लिखने की जो विधि थी, कुछ वर्ड हमारे जो उसमें अंक थे वो छोटे थे, तो उनको यहां हम फिर से थोड़ा जल्दी देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी संख्या, जैसे हम देखेंगे एक होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। अब एक चीज समझेंगे, प्राकृतिक संख्या यानी कि वो संख्या होती है जो प्रकृति से उत्पन्न हो, यानी इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, इनको हम n से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप याद रखें। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जो प्रकृति से यानी पूर्ण रूप से पहले से ही उसमें मौजूद हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर है। यदि इन संख्याओं को हम देखेंगे तो कुछ इनमें अधूरा हमें महसूस होता है। इसके बाद यदि देखेंगे हम, एक होती है हमारी पूर्ण संख्या, यानी कि ये नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इन संख्याओं के बगैर कुछ अधूरे होते हैं। इनको हम कहते हैं होल नंबर, इसलिए इनको हम W से प्रदर्शित करते हैं। और उस संख्याओं में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, केवल एक हमारी जो जीरो संख्या है उसको हम इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, बाकी सिर्फ वही अंक रहते हैं जो इसमें शामिल हैं। आप यहां से समझ सकते हैं कि बाकी जो अंक हैं उन्हीं अंकों का रिपीटेशन हुआ है। पूर्ण संख्याओं में जो होता है वो जीरो को केवल सम्मिलित कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ हमारी जैसे सम संख्या होती है। सम संख्या वे संख्या होती है जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। सम संख्या कौन सी होती है? वे संख्या होती हैं जिनके अंत में क्या हो? जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ये अंक उसमें होते हैं। इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखें। ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जब ये अंक आपको मौजूद ना मिले तो उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में क्या होता है कि अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा? अंत में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और ये सभी संख्याएं, इसके बाद 9, ये सभी संख्या कैसी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। इसके बाद हम देखेंगे कुछ हमारी जैसे होती है परमेय संख्या। कौन सी होती है? परमेय संख्या। इस संख्याओं के बारे में हमने कल चर्चा की थी। परमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में, यानी p/q के रूप में। अक्सर हमने बचपन में जो छोटी छोटी क्लास है उनमें हमने ये चीज पढ़ा है कि परमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं। लेकिन होता क्या है, p/q के रूप में कुछ अपवाद भी होता है, तो उनको भी यहाँ देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी संख्या ली, जैसे ये 2/3 हुआ, 4/6 हुआ, ये हमारी सारी संख्याएं कैसी हैं? ये सब परमेय संख्या है। लेकिन समस्या जो उत्पन्न होती है वो होती है पाई की वैल्यू से। जैसे एक पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये पाई की एक मान होता है। जैसे किसी चीज के बारे में जब हमें ज्ञात ना हो तो एक्यूरेट मान जब ज्ञात ना हो तो उसको हम लगभग एक अनुमानित मान को मान लेते हैं।
ऐसे यहाँ पर ये 3.14 एक पाई की वैल्यू को माना गया है। इसके बाद इसका एक और मान है जिसको हम कहते हैं 22/7। इन चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जो पाई के जो दोनों मान हैं ये परमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पाई जो होती है वो हमारी कैसी संख्या होती है, वो हमारी एक अपरमेय संख्या होती है। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, आप इसको याद रखें कि पाई हमारी कैसी संख्या है, तो वो एक अपरमेय संख्या है। इन संख्याओं को बहुत अच्छे से याद रखें। इसके बाद देखेंगे एक होती है पूर्णांक संख्या। क्या होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब देखें हम, ये थी पूर्ण संख्या और ये है पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में अंतर किया है कि ऐसी संख्याएं जो सिरों रेखा पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिशाओं में चली जाए उनको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सिरों रेखा खींची और यहाँ पर मैंने लिखना शुरू किया 1 2 3, यानी इन सबको क्या होगी, ये संख्या नेगेटिव होगी, और यहां से इस तरफ जाएंगे तो ये संख्या कैसी होगी, सब संख्या पॉजिटिव होगी। इन चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद एक संख्या होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या। ये होती है हमारी वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है? हालांकि मैंने इन सभी बिंदुओं पर पिछले वीडियो में चर्चा किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर आने के कारण वीडियो में कुछ धुंधलापन महसूस हुआ, तो उन चीजों को मैंने ये सोचा कि दोबारा से इनको यदि बता दिया जाए तो आपका रिवीजन हो जाएगा और उन चीजों के बारे में आपको फिर से याद हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जो परमेय और अपरमेय संख्या को दोनों को कॉमन रूप में लिखा जाए, संयुक्त रूप से लिखा जाए। इसमें किसी संख्या की कोई बाउंडेशन नहीं होती। अपरमेय संख्या में यदि हम और देखेंगे, जैसे ये संख्या है, अपरमेय संख्या के उदाहरण मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, आप वहां जाके थोड़ा देख लें, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी होती है और अपरमेय भी संख्या होती है, और इन सब संख्याओं का जोड़ जो होता है वो क्या होता है, ये हमारी वास्तविक संख्या होती है। ये संख्याओं का थोड़ा जो प्रोसेस थी वो संख्या की, अगर आप चाहें तो थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इनके बारे में थोड़ा ज्ञात बना रहे। चलिए तो कुछ आगे चर्चा करते हैं। हाँ, आप ले चुके हैं तो चले, ठीक है, देखते हैं। अब एक बात समझे, आप होता क्या है कि अब हम उन चीजों पे, जैसे हमने कल भी इन चीजों पे बात की थी, विभाज्यता। विभाज्यता के जो नियम है वो क्या कहते हैं, जैसे हम विभाज्यता में देखेंगे, विभाज्यता में एक चीज देखें आप, विभाज्यता सबसे पहले हम 2 की देखेंगे, 2 की विभाज्यता देखेंगे, फिर 3 की विभाज्यता देखेंगे, 3 की विभाज्यता देखेंगे, फिर 4 की विभाज्यता देखेंगे। कुछ उदाहरण जो होंगे वो हम उन पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। 2 की विभाज्यता के लिए क्या होता है, जिसके अंत में क्या हो, कोई भी संख्या हो जिसके अंत में वही सम संख्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इन चीजों को हम नोट जरूर करें। और एक शॉर्ट की नाम से एक नोट बनता है, जिसमें आप बहुत कम जगह में ज्यादा चीजों को लिखें। लिखना जरूर है, बस कम भाषा में ज्यादा चीजों को। अब होता क्या है, यहां से हम पूरी इसकी भाषा लिखें कि जिन संख्याओं के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे सभी संख्याएं सम संख्या के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार लिखना है, या आपको सीधा ये लिखना कि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याओं तो वे सम संख्या के अंतर्गत आती हैं, और वे सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती है। क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। अब आप इन चीजों को जो है एक काम और करें कि नोट्स में अपनी भाषा शैली में बनाने का प्रयास करें। आप उदाहरण के तौर पर कोई भी संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा, ये 62 लिख दिया, ये 650 लिख दिया, 328 लिख दिया। ये देखें इकाई का अंक इसका है, तो ये जब विभाजित होता है तो पूरी संख्याएं जो है 2 से विभाजित होगी। अगली बात हम 3 की करेंगे। 3 की विभाज्यता क्या होती है, जो होती है कि इसके अंकों का योग। क्या होता है, अंकों का योग। अब कोई भी संख्या हो, यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी 72, इसमें हम पता करेंगे 7 और 2 9। क्या होता है, 7 और 2 9 होता है, तो 9 3 से विभाजित होता तो ये संख्या 3 से विभक्त होगी। अगली कोई संख्या मानते हैं हम 5, 1, 6। ये संख्या के बारे में ज्ञात करना है कि 3 से विभक्त है या नहीं है। तो 5 और 1 6, 6 और 6 12, इसके अंकों का योग हुआ 12। और भी जोड़ सकते हैं आप, 12 में यदि जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ देंगे तो इसके अंकों का योग 3 होगा, और जो 3 से विभक्त है, भाग लगाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, यानी कि ये संख्या 3 से विभक्त होगी। संख्या यही 3 का होता है और यही 9 का भी होता है। अब हम 4 पे बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि अंतिम 2 अंक, क्या होता है, अंतिम 2 अंक विभाजित हो बस केवल।
हमें किसी भी संख्या से मतलब नहीं है, इतनी बड़ी कोई भी संख्या लिखी हो हमें उस संख्या से मतलब नहीं, हमें केवल ये 2 अंक देखना है। यदि ये 2 अंक विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। अंत में हमने क्या देखा, ये 64 है, 4 से जैसे ही भाग लगाया तो ये जो 16 बार गया, तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या जो है 4 से विभक्त है, क्योंकि जैसे हम 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो 16 बार जाएगा। 4 एकम 4, 2 बचा 4 छंग 24, तो इस संख्या को हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो 4 से विभक्त है। 5 की विभाज्यता में यदि हम देखेंगे, 5 की विभाज्यता क्या होती है, जिसके अंत में, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, जिसके अंत में कहूं केवल 0 या 5 हो, बस वो सभी संख्या 5 से विभक्त होगी। क्या हो, जिसके अंत में 0 या 5 हो। दोस्तों एक बात और चर्चा करना चाहेंगे, अक्सर आप कुछ चीजों को ध्यान से देखें, आपका पुलिस का एग्जाम हो या फिर आपका जो पैट का एग्जाम हो, आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस करें जिनका उसमें ज्यादा रोल होता है। जैसे आप देखेंगे कि जो मैथ होता है इसके बिल्कुल सिक्योर नंबर होते हैं, और सिलेक्शन की ओर मैथ और रीजनिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो ले जाते हैं। जीके जीएस जो होता है उसका विस्तार ज्यादा होता है। हिंदी को भी आप देखेंगे कि निश्चित सब्जेक्ट है, तो ऐसे चीजों को बहुत अच्छे से मजबूती से पढ़ें और उनको अच्छे से तैयारी करें। अब इन चीजों में हम देखते हैं होता क्या है, जब ये हमारी कमजोर हो जाती है तो समस्या रहती है इन चीजों में। अब इनमें हमें करना क्या है, हमें तो पकड़ इन्हीं भी मजबूत बनानी है। यदि 20 नंबर का मैथ आता है तो आपके 20 में 20 सही होने चाहिए, और होते हैं, अक्सर होते हैं, और यहां से आपकी जो होती है एग्जाम में सबसे बेस्ट अटेम्प्ट माना जाता है यहां से। लेकिन यदि आप उसमें 18 और 19 भी करते हैं तब भी ये सही है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, वो समय और हालात पर निर्भर करता है, कुछ सवाल ऐसे बनाए जाते हैं, तो मैं उसके ऊपर कुछ ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करूंगा। और इसमें हम आगे बात करते हैं 5 की विभाज्यता। अब 6 की विभाज्यता देखेंगे, तो 6 की विभाज्यता क्या होती है सर, तो 6 की विभाज्यता ये होती है कि जिसके या जो संख्या इसको आप खुद बना सकते हैं, जो संख्या 3 और 2 से विभक्त हो। इसमें आप 3 और 2 के नियम लगाते हैं, जो संख्या 3 से और 2 से विभक्त हो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 6 से विभक्त होगी। अब आप कोई भी संख्या ले लें, छोटी से उदाहरण को समझे, जैसे मैंने यहाँ पे 12 संख्या ले ली, क्योंकि इससे हम समझ सकते हैं, तो ये 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, तो हमने कह दिया कि ये संख्या 6 से भी कटेगी। अब हमने ले लिया 18, तो यहाँ देखेंगे 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, क्योंकि सम संख्या है तो 2 से कटेगी, अंकों का योग 9 है तो 3 से भी कटेगी। अब देखेंगे तो 2 और 3 से कटेगी, तो ये 6 से भी विभक्त होगी। ऐसे ही गुणज में संख्याओं को विभाजित किया जाता है, वो आगे आपको बताया जाएगा। इसके बाद 7 की विभाज्यता है। 7 की विभाज्यता में हमने आपको एक उदाहरण दिया था। उदाहरण क्या दिया था कि इकाई के अंक का 2 गुना, जो भी संख्या हो, मान उस दिन हमने ये शायद लिखा था, हमको याद है 882। इसमें क्या होता है कि इकाई का अंक, आप भाषा पर थोड़ा ध्यान दें, लेखन की प्रवृत्ति पे नहीं बल्कि हमारी बोलचाल की भाषा पर ध्यान दें कि इकाई का अंक का 2 गुना। इसका जैसे हम 2 गुना करेंगे तो इसका 2 × 2 = 4, यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये जो 4 संख्या है उस अंक को छोड़कर शेष संख्या में से घटा देंगे। 88 संख्या, 88 में से जैसे हम 4 को निकालेंगे तो इसमें से संख्या बचेगी 84, और 84 में 7 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये संख्या 7 से विभक्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो 7 से विभक्त होगी। इसके बाद हम देखेंगे 8 की विभाज्यता। अब देखें 8 की विभाज्यता। 8 की विभाज्यता सब क्या होती है, 8 की विभाज्यता के लिए ये होता है कि ये 4 का दुगना होता है, और 8 की विभाज्यता में अंतिम 3 अंक में भाग दिया जाता है, बाकी किसी संख्या से मतलब नहीं होता। क्या होता है कि अंतिम 3 अंक में, किसमें 3 अंक में भाग दिया जाता है। ठीक है, अंतिम 3 अंक में भाग दिया जाता है। हमने क्या किया, एक कोई सी संख्या लिख दी, जैसे मान लिया यहाँ हमने ये इतने बड़े अंकों में, क्योंकि जो बड़ी डिजिट में संख्या आती है वही संख्या पूछी जाती है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभक्त होगी। तो हम सीधा इस संख्या को यहां से चेक करेंगे, इस संख्या को यहां से 8 × 56, 6 बचा 8 × 64, यानी कि ये संख्या 8 से विभक्त, पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी, कोई भी संख्या हो। आपको केवल अंतिम 3 अंक देखना है बस। आगे चलते हैं 9 की तरफ। 9 की तरफ कुछ में करना नहीं। 9 की विभाज्यता में हमने जो आपको 3 की विभाज्यता के बारे में बताया है, वही विभाज्यता 9 की विभाज्यता होती है, जिसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से विभक्त होगी और 3 से विभक्त होगी।
क्या होता है इसमें कि अंकों का योग, अंकों का क्या हो, अंकों का योग यदि विभक्त होता है तो वो संख्या 9 से विभक्त होगी। उदाहरण के तौर पे आप समझ गए हो, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 81 आपको याद होगा 8 और 9 ये विभक्त होगी, 27 करता है तो इसको भी देख सकते हैं। अब कोई संख्या जैसे उदाहरण के तौर पे हम अपने मन से ऐसी संख्या लिख देंगे, ये संख्या हमने इनको जोड़ा 6 5 11 11 6 17 17 4 21, 21 जो है इसके अंकों का योग जो 9 से विभक्त नहीं होता, तो ये संख्या भी 9 से विभक्त नहीं होगी। मतलब यहां से हम बताने का प्रयास करेंगे, जितनी भी चीजें होंगी बिल्कुल आसान करेंगे, आपको बताने का जो कंटेंट देंगे आप कोशिश करें। हाँ चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, समय को ज्यादा व्यतीत न करें, और आगे बहुत सी चीजें हमको ज्यादा थोड़ा समय से पहले बताने के प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। 9 के बाद 10 की विभाज्यता जो होती है, 10 की विभाज्यता जो होती है वो 10 की विभाज्यता क्या होती है कि जिसके अंत में कुछ चीजें तो कॉमन आप सोच लिया करें, 10 से कौन सी संख्या व्यक्त होती है जिसके अंत में क्या हो, 0। 10 की विभाज्यता आप खुद समझते हैं, 10 की विभाज्यता में क्या होता है, 10 की विभाज्यता में आप देखें जिसके अंत में क्या हो, अंत में क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या जो है विभाज्य होगी। इसके बाद 11 की विभाज्यता, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप जरूर याद रखें, क्या होगा 11 की विभाज्यता। 11 की विभाज्यता में यदि हम देखेंगे तो वे संख्याएं विभक्त होती है जिनके सम और विषम अंकों का योग या तो समान हो या 11 से विभक्त हो। समझे यहां से, जैसे मैंने एक संख्या यहां पर लिख दी, कोई भी संख्या हमें पता नहीं, अब हमने क्या किया, इसके विषम अंकों का योग इनको काउंट करेंगे, 6 5 11 11 2 13 13 और 3 16, ऊपर हम सम अंकों का 6 और 2 8 8 और 6 14 14 और 6 20, ऊपर हुआ 20। या तो इनका अंतर जो है 0 हो जाए, क्या हो जाए, या तो इनका अंतर जो है क्या हो जाए, अंतर 0 हो जाए, या 11 से विभक्त हो, क्या हो, या फिर 11 से विभक्त हो। अंतर कितना हो जाए, 11 हो जाए, 22 हो जाए, 33 हो जाए, 44 हो जाए, 55 हो जाए, 66, यानी कि 11 के गुण में वो संख्या मौजूद हो, तो ऐसी संख्या जो है 11 से विभक्त होती है। एक उदाहरण और लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या ये लिखना चाहिए, ये संख्या हम देखेंगे, एक 11 का घन आप देखते हैं 1331, इसमें देखें, इसके हमने देखे विषम अंकों को जोड़ा 4, इसके विषम अंकों को जोड़ा 4, अंतर देखेंगे कितना हुआ 0 का, जिसका अंतर 0 हो जाए तो वो संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। मतलब यहाँ से ये हमने आपको विभाज्यता के बारे में थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास किया, पिछली वीडियो में कुछ समस्या आ गई थी, उसके लिए हम जो है इसलिए आपको दोबारा इन चीजों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, किन फैक्टरों पे हम चर्चा करेंगे, क्या नियम होते हैं और किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्रयास करते हैं, अब हम देखेंगे योगफल संख्याओं का, क्या देखेंगे, संख्याओं का योगफल। अब योगफल क्या होता है, कैसे इनको योग निकालते हैं। हालांकि ये एग्जाम में यहाँ से कम पूछे जाते हैं, लेकिन होता क्या है, लेकिन हमको उनके बारे में ज्ञात होना चाहिए। जैसे हम देखेंगे यहां से कोई संख्या लिखते हैं 1 2 3 और ऐसे ही ऐसे करके डॉट डॉट करके हम कहां तक लिखते हैं 50। आपने देखा होगा जो ये संख्याओं का जो रोल होता है वो कहां होता है, वो समझें आप केवल। जैसे ही आप जो है यहां से हटकर आप कहां पहुंचते हैं, जब संख्याओं का क्रम चलता है, सर्वांतर चलता है, वहां पर इन चीजों का रोल थोड़ा रहता है, उन चीजों के बारे में आगे बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पर आपसे यह पूछा कि इनका जो है योगफल ज्ञात करो, क्या बताना है आपको, योगफल ज्ञात करना है। अब योगफल इनका कैसे निकालेंगे, एक तो हम छोटी सी भाषा बताने का प्रयास करेंगे, एक बेस बताएंगे, दोनों चीजें बताएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि n+1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है, यदि इससे आप लगाएंगे तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होता है कि आप बगैर फॉर्मूले के इसको आप कर सकते हैं। वर्ग हो तो दो, मतलब इसमें अगर कोई संख्या में वर्ग नहीं, एक सादा जोड़ने के लिए इसमें दिया है, तो एक संख्या लिखेंगे हम 50, एक इसी में जोड़ देंगे तो 51, बस कुछ नहीं करेंगे, इसमें गुणा का निशान नीचे 2, एक वही संख्या एक उसमें ऐड कर देंगे, और इस प्रकार इसको हमने जैसे विभक्त किया, ये 25 बार, इसको गुणा किया 25 से कम 25, 25 5 125 और 2 इसमें ऐड किया तो ये 1275 इसका आंसर हो गया। यहीं से इसको देखेंगे, n की वैल्यू पुट, n का मतलब होता है संख्याओं की संख्या, n का मतलब होता है संख्याएं, कितनी है संख्याएं, तो 50 और 50 n+1 यानी कि 51, क्योंकि हम इसकी जगह रखेंगे, या फिर ऐसे आप समझ लें, ऐसे 50 + 1/2,
इसको हम करेंगे तो ये होगा 50 इंटू 51/2। काट पीट के वही इनका आंसर होगा 1275। देखें आप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस फॉर्मूले से n का मतलब होता है कितनी संख्याएं हैं, संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। जैसे आप देखेंगे जब विषम संख्याओं का आएगा तो उसमें केवल संख्याएं गिनना होता है, उस संख्या का वर्ग कर देंगे। सम संख्या होगी उसमें कॉमन लेंगे, जो भी इसकी प्रवृत्ति होगी। इसमें जितने सवाल बनते हैं इसी से हम देखेंगे। चले थोड़ा अगली तरफ, इसको यही लिखा रहते और अगला बताने का प्रयास करते हैं। अब देखें, एक तो ये होता है कि संख्याओं को सीधा दिया हो और सीधा आपसे योगफल पूछा जाए। दूसरा ये होता है कि 50, 51, 52 और ऐसे ऐसे करके हमने कहां तक दिया है 100 तक का इसमें क्या पूछा है, इसका हमसे योग पूछा गया है। मतलब इन चीजों को आप समझने का प्रयास करें। इनमें योग पूछा जाए तो होता क्या है, योग में हम ये देखते हैं कि हमको 50 से लेकर 100 के बीच में योग ज्ञात करना है। तो हम तो जब 100 तक का निकालते हैं तो क्रमागत रूप से संख्याओं का योग निकालते हैं। तो हमने जैसे इसको लिया तो ये हुआ 100 इंटू 101/2, इसको काट दिया ये 50 और 50 का जैसे हमने इसमें गुणा किया 0, 5 एकम 5, 0 और 5 एकम 5, आंसर आ गया 50। आप समझ गए होंगे। लेकिन इन्होंने तो ये कहा था कि 50 से लेके 100 तक का योग ज्ञात करो और हमने निकाल दिया 1 से लेके 100 तक का योग। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 49 तक का योग इसमें से बाहर निकाल लेंगे। यानी कि 1, 2, 3 और ऐसे ऐसे करके कहां तक, 49 तक का योग। अगर हम 49 तक का इसमें बाहर कर लेंगे तो ये संख्याएं पर 50 से 100 तक का ही योग बचेगा। तो इसको हम जैसे करेंगे तो 49 इंटू 50/2, इसको करेंगे ये 25 बार में, 25 नंबर होता है 275। कितना होता है 275, 22 इसमें होगा कैरी बचेगा और 25 100 को 100, 25 100 को 100 और 122 यानी कि 1225। ये 1 से लेके 49 तक की संख्या के अंकों का योग है। ये कैसा है, इन अंकों का योग है। कितना है 1225। अब हमें पूरा तो योग पता था तो पूरे में से हम इसको 1225 को इसमें से घटा देंगे। तो ये 5 बचा, 2 बचा, 8 बचा और यहां पर कितना बचा 3, 3825 एकदम राइट आंसर होगा। मतलब यहां से आप आसानी से समझे। हमने क्या किया, इसमें यह कहा था कि 50 से लेकर 100 तक का योग ज्ञात करें। तो हमने 50, जब हम योग निकालते हैं तो योग हमेशा जो फॉर्मूला होता है n+1/2, ये क्या होता है, क्रमागत रूप से होता है। कैसा होता है, ये क्रमागत संख्याओं को ज्ञात करता है। तो जैसे हमने क्रमागत रूप से इन संख्याओं को निकाला तो ये 100 तक का योग हमने यहां से निकाल लिया था 50-50। और इसमें किया क्या, हमसे उसने पूछा था 50 से 100 तक का ही ज्ञात करना, बाकी में किसी से कोई मतलब नहीं। हमने निकाल लिया 100 तक का, तो इसलिए हमने 1 से लेके 49 तक का योग निकाला, 1225 वो इसमें से घटा दिया। अब हमें पता चल गया कि 50 से लेके 100 तक की संख्याओं का ही योग इसमें शामिल है। आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें ये होता है, अब देखेंगे इन्हीं संख्याओं से सब खेल होता है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब होता क्या है, अब ये संख्या ये बनती है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे ऐसे करके यदि हम देखेंगे तो होता है 20 का वर्ग। इनका क्या पूछेगा, इनका केवल योग पूछेगा। इनको आप बनाने का प्रयास करें, ये बनते कैसे हैं ये चीज समझे। इनका एक फॉर्मूला होता है कि n+1 2n+1 2n+1/6। इनका ये तो एक फॉर्मूला होता है जो अक्सर बुकों में दिया रहता है, सबको याद होता है। लेकिन हम दोनों तरफ से बना के चलेंगे, एक बेस में और एक फॉर्मूला। इसमें हमने देखा, हम विदाउट फॉर्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वही संख्या रख देंगे 20, 20 में एक जोड़ेंगे 21, दोनों को जोड़ेंगे 41। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कुछ नहीं करना, इन संख्याओं में हमेशा क्या होता है, गुणा का निशान होता है और अपॉन में क्या होगा 6। ऐसी फ्रैक्शन को आप हल करना आसानी से जानते हैं। अब हमने क्या कर दिया, या फिर एक फॉर्मूला और होता है। मैं ज्यादा आपको फॉर्मूला का बोझ नहीं रखना चाहता क्योंकि अक्सर आप भूल जाते हैं इन चीजों को। तो जो अपने मन से जो संख्या जो 3 होगी उसमें एक संख्या को आधा कर सकते हैं आप, कोई भी। इसमें ये होगी तो इसका होगा 10 और एक संख्या का 1/3, इसमें जो संख्या उसका 1/3 और कोई होगी नहीं, तो ये होगी 7 और वही संख्या 41। बस आंसर आ गया।
ये हो गया 2870, इनका हमने गुणा कर दिया तो आंसर आ गया 7 एकम 7, 7 चौको 28, 0 वहां रख दिया, गुणा कर दिया इनमें, ये आंसर आ गया। ये संख्या के क्या है, वर्गों का योग है। ये पूछा जाता था पिछली बार कुछ समय पहले, लेकिन अब ये चीजें जो है थोड़ी ओल्ड हो गई तो कम पूछते हैं एग्जाम में। लेकिन कुछ एग्जाम वाले ऐसे भी हैं जो जैसे एमपी पुलिस में यदि आप जाते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत जो है ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद अगली जो प्रवृत्ति बनती है उनका क्या होता है, इन्हीं में थोड़ा और संशोधन किया जाता है और वो जो है क्या होता है कि ये वर्ग की जगह क्या कर दिया जाता है, एक संख्या क्यूब कर दी जाती है, इनकी घातांक को जो है 3 कर दिया जाता है। आप इन चीजों को थोड़ा जल्दी समझने का प्रयास करें क्योंकि पिछली वीडियो में हमने कुछ चीजों पर चर्चा कर ली थी। इसलिए अब होता क्या, जब इनमें क्यूब हो तब क्या करेंगे, तो हमको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला वही होगा n+1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है और इस पूरे फॉर्मूला का वर्ग कर देंगे तो हमें इन संख्याओं के बारे में ज्ञात हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहली संख्या हमारी कौन सी होती है, 20। 20 जैसे ही हम लिखेंगे n का मान कितना है, 20। इसके बाद हम अगले कोष्ठक में जाएंगे तो 20 + 1 यानी कि 20 + 1/2 और पूरे इसके स्क्वायर कर देंगे इसका ऐसे। बस इतना सा आसान सा सवाल है। इसमें हम देखेंगे तो ये 21 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहां से देखेंगे 20 × 21/2, इसको देखेंगे ये 10 हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे ये 210, 210 का हम जैसे ही वर्ग करेंगे ये होगा 441 और डबल 0, ये इतना इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ चीजें, अच्छा आप एक बात और ध्यान रखें, आप एक कंपटीटर हैं और एक एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो कुछ बेसिक चीजें आप जरूर याद रखें। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्ग याद रखें, बहुत आपके काम आएंगे। जहां भी आप एग्जाम देंगे कंठस्थ याद है तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। यह एक वीडियो में हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार बिल्कुल जरा सी, बिल्कुल एक चुटकी में आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे और वर्ग मूल निकालेंगे और घन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं उन चीजों पे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा यही देख लेते हैं एक दो, जैसे मान लिया सभी लोग ज्यादातर 5 इसके अंत में होता है, उन चीजों को तो याद करते हैं कि अक्सर बता देते हैं कि उस संख्या का कुछ नहीं करना, इसका वर्ग कर दो और इसका एक अगली संख्या में गुणा कर दो, तो आपको एक जिसके अंत में 5 हो बस। इसके बाद लेकिन हम ये नहीं, हम कोई फॉर्मूला बनाएंगे तो वो सभी संख्याओं पे लागू होगा, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 4 हो। तो मैं पूरे एक वीडियो में वर्ग, वर्गमूल, घन, इन सब चीजों पे थोड़ा चर्चा करेंगे। अच्छा, ये हुआ आपका क्या, घनों का योग। आपको घन का जब योग निकालना हो तो ऐसी संख्याओं को इस प्रकार निकालते हैं। अब पहुंचते हैं अपने सवालों की तरफ और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को आप जरूर अच्छे से याद रखें और लिख कर याद चलें। चलिए, बहुत बेहतर सवाल है, यहाँ से जो भी आप एग्जाम देंगे और यहाँ से ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें हम डबल हैच करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये सवाल बनता है कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात करें। क्या होता है कि इकाई का अंक ज्ञात करें, यानी कि यूनिट डिजिट याद करें। जब किसी संख्या का आपको इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो कुछ चीजें हम बताना चाहेंगे आपको। टोटल जो अंक होते हैं, टोटल अंक वो 10 होते हैं। 0 को भी उसमें हमने शामिल कर लिया क्योंकि हम पूर्ण संख्याओं का अंक देखेंगे। वैसे तो 9 होते हैं, तो उसमें देखेंगे जैसे 1, 6, 5 और 0, 1, 6, 5, 0, 1, 6, 5, 0, 2-3 बार रिपीटेशन करेंगे तो इन चीजों को याद हो जाएगा। 1, 6, 5, 0। किसी भी संख्या के अंत में यदि ये संख्याएं मिलती हैं तो उनका इकाई का अंक कभी भी परिवर्तन नहीं होता, बस इतना याद रखें आप। आगे की तरफ चलेंगे, अभी हम उन चीजों को बताने का प्रयास कर रहे हैं जब सम विषम दोनों संख्याएं आपस में कॉमन हो। जैसे ये बहुत बार पूछा गया है, इन चीजों को बताने का थोड़ा प्रयास करेंगे और इन चीजों पे जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या पूछा है, इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। अब इसमें हम कैसे इकाई का अंक ज्ञात करें, हमको सभी डिजिट से कोई मतलब नहीं। इकाई का अंक इसका कितना है 5, इसका कितना है 6, इसका कितना है 3, इसका कितना है 5, इसका होगा 5 3 15 और इसका होगा 5 6 30। बस यहां से आप देखें, इसका इकाई का अंक देखेंगे, इसका देखेंगे 0 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। ये तो आंसर हो गया 0। हमको समझना क्या है, जब कभी भी सम संख्या के साथ आपको 5 मिल जाए, सम संख्या के साथ यदि 5 दिखाई दे तो आंसर आपका 0 ही होगा।
क्योंकि जब 5 का गुणा किसी सम संख्या में होता है तो वो एक जीरो को परिवर्तित करता है। यहाँ पर अगर हम 4 कर देंगे तो 5 को 20, 6 कर देंगे तो 30, 8 कर देंगे तो 40, इसी प्रकार संख्या में वो जीरो में परिवर्तन हो जाता है। तो ये ऐसे इस सवाल को बहुत अच्छे से याद रखें, थोड़ा और समझते इसी पे आगे यदि देखेंगे। जैसे इन संख्याओं को बदलने के बाद जैसे हम देखें, अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा है 825, 650, 658, 962, ये 200, 230, 238 लिख दो, जीरो आ जाएगा तो फिर आप समझ जाएंगे। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इसका 5 उठाएंगे, इसका 8 उठाएंगे, इसका 2 उठाएंगे, इसका 8 उठाएंगे, ये हुआ 40 और ये हुआ 16, इसका इसमें पढ़ेंगे तो जीरो आंसर हो गया। वही हम कह रहे थे कि जब कोई 5 के साथ कोई भी सम संख्या मिल जाए तो जो है हमेशा इकाई का अंक जो होता है वो जीरो प्राप्त होता है। अब इसके बाद चलेंगे जो हमारे सवालों की प्रवृत्ति अंक की वो किस प्रकार बनती है और कैसे अंकों को हम ज्ञात करते हैं, ये प्रश्न आप याद रखें अच्छे से। अगला सवाल हमारा ये है कि जब कोई संख्या जो है इस प्रकार लिखी हो कि इसकी पावर कितनी है, इसका हमको क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। बहुत ही बेहतर सवाल है, आप इनको नोट करें और अच्छे से समझें, आसानी से समझते हुए चलेंगे इन सवालों को, क्योंकि ऐसे सवाल हैं ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनका एक तो नियम ये होता है कि आप क्या करें कि जब आप ये फॉर्मूला भूल जाएं, इनके नियम भूल जाएं, तो सीधा आप जो घात होगी उसमें 4 से भाग करें अंतिम 2 अंक में। जैसे ही हमने भाग लगाया तो 4 का भाग हमने कितने में लगाया, 58 में हमने भाग लगाया, तो इसमें क्या हुआ, ये 2 शेषफल ज्ञात हुआ। क्या हुआ, 2 शेषफल। हमको केवल शेषफल से मतलब होता है, जो शेषफल हो उसको इकाई के अंक के रूप में लिख दें। यदि 3 होता तो 3 लिख देते, 4 होता तो 4 लिख देते, 5 होता तो 5 लिख देते। जो शेषफल होगा वो इकाई का अंक का कर देंगे, उसी पे घात के रूप में। इसका करेंगे तो 25 होता है और इसका इकाई का अंक 5। आंसर हो गया। कितना आसान सवाल है और ये एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखें कोई भी जितने भी हमारे एग्जाम है तो उसमें लगभग 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं और यही प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाते हैं। इन प्रश्नों को अब देखें, अंक कितने होते हैं, अंक आप कहेंगे 9 और 0 को मिला के 10। 3 अंक हमने यहाँ से हटा दिए क्योंकि जिसके इकाई के अंक पे 1, 6, 5, यदि इसमें जैसे कोई भी संख्या हो, अगला जैसे हम लिख देंगे 615, इसकी हमको घात से मतलब ही नहीं है, कितनी भी घात हो हमको ये इकाई का अंक देखना है। अगर इसमें से कोई शामिल है तो इसका इकाई का अंक कितना कह देंगे कि सीधा ये कभी भी परिवर्तित ही नहीं होते। 5 का 5 स्क्वायर करोगे 25, क्यूब करोगे 125 और इसमें करोगे 625, जो भी होगा इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे, अब जैसे हमने 6 के लिए देखेंगे, 6 के लिए जैसे हमने ये संख्या रख दी और इस पे हमने इतनी घात लगा दी, ठीक है, इस पे हमने भाग लगाया और भाग लगाने के बाद कुछ शेष नहीं बचा। जब कुछ शेष नहीं बचता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक घात के रूप में लिखते हैं कोई भी संख्या में। तो इसका 6 की जब हम घात के रूप में लिखेंगे तो 6 की घात 1 बराबर 6 आंसर हो जाएगा। और वैसे भी इन घातों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 1, 6, 5, 0 कोई भी हो तो कभी भी उसमें परिवर्तन कोई नहीं होता। इन चीजों को समझें आप और आगे देखेंगे। 6 हो गया, 5 हो गया। अब देखें 1 के लिए। 1 के लिए क्या होता है, जैसे हमने एक संख्या लिख दी 6151 की घात है 262, क्या लिख दिया, अरे को हटा दो, थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से चले, ये मिक्सअप हो रहा है यहाँ पे। अब देखें हम यहाँ पे, जैसे हमने कोई संख्या लिख दी 261, 261 की पावर लिख दी हमने 500, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमने पहले बताया था 6150, 1650 कोई भी हो, ये संख्या आपस में कभी भी किसी भी हालत में परिवर्तन नहीं होती, तो इसका इकाई का अंक 1 है, तो यही आंसर होगा 1। अब समझे, अब किन अंकों का परिवर्तन होता है उनको देखें। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 652, इसकी घात लिख दी हमने कितनी, 500। अब देखें, तो जैसे हमने इसमें भाग लगाया, यहां तक देखें इन संख्याओं पे 500 जैसे हमने घात लगाया, तो जैसे हम देखेंगे इस पे जब हमने 4 का भाग लगाया तो हमको शेषफल क्या मिला, क्या मिला यहाँ पर शेषफल। हमने जैसे इसमें 4 में इकाई के 2 अंकों में भाग लगाया तो भाग हमारा कुछ नहीं बचा हमारे पास। जब ऐसे हालात में जब कुछ शेष ना बचे तो आप उन बहुत महत्वपूर्ण बात लिख दी यहाँ पे, तो उन चीजों को ध्यान से समझें। जब आपको भाग लगाते टाइम पूरी तरह भाग चला जाए, जैसे मैंने 4 का इसमें भाग लगाया तो इसमें क्या बचा हमारे पास,
कुछ नहीं बचा। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जब हमारा कुछ भी ना बचे तो उस संख्या की घात 4 को ही माना जाता है। बस ये याद रखें। तो इकाई की अंक पे हम किस संख्या की घात लगाएंगे? तो आप कह सकते हैं कि इकाई के अंक पे हम 4 की घात लगाएंगे। तो इसका जो इकाई का अंक बनेगा वो क्या होगा? यानी कि 6 होगा इसका इकाई। जैसे हम करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 4 बार है तो 4 बार, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इकाई का अंक कितना हुआ? 16, 6। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अक्सर मिल जाती है एग्जाम में। अगर आप इस चीज को नहीं जानते, जब शेषफल कुछ ना बचे और यदि एक शेषफल बचता तो हम 2 की पावर 1 कर देते, यदि 2 बचता तो 2 की पावर 2। शेषफल से मतलब होता है शेषफल, जो अंक होते हैं वो 2 अंकों में भाग लगाते हैं। अब यहाँ पे जैसे और देखेंगे कुछ सवालों को, यहाँ पे देखें इन चीजों को और देखें। जैसे हमने देखा ये संख्या एक हमने उठा ली यहाँ से, 363 की पावर कितनी है? ये हमने इस पे 4 से जैसे भाग लगाया, कितना शेष बचा? 1। तो 3 की पावर 1 करेंगे तो बराबर कितना आंसर होगा? 3। इनको आप नोट डाउन करते चलें। दूसरा सवाल देखेंगे। अब देखेंगे 550 की पावर 622 गुण 825, इसकी पावर 220 गुण 80 की पावर 52। ले इन संख्याओं के बारे में देखेंगे। हमसे ये पूछेंगे इसके इकाई का अंक ज्ञात करो। देखें बहुत आसान सा है, बड़ा जरूर है, और लिख देंगे, इसमें हमें कोई मतलब नहीं। 1250 की पावर 1280। हमने संख्या को लिख दिया, हमें इन चीजों से मतलब नहीं है। हम जब ये देखते हैं किसी भी संख्या के अंत में जब 0 आ जाता है तो 0 में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तो हमेशा 0 ही रहेगा। इसमें हमने देखने का प्रयास किया कि यदि इकाई का अंक 0 है तो इनकी पावर से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो 0 ही रहेगा, तो 0 है। और जब किसी संख्या का एक अंक 0 आ गया तो इस 0 को आप किसमें कन्वर्ट कर देंगे? तो इसका आंसर हम कह सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0। तसल्ली के लिए आप इन चीजों को करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसका होगा, जैसे पूरा भाग चला गया तो इसका होगा, इसका अंक कितना है? 5, तो इसका कितना होगा? 5। और इसका 0 है तो 0, और इसका कितना है? 0। अच्छा थोड़ा परिवर्तन करते हैं, इनका 8 करते हैं, इनका 6 करते हैं। 0 से आसान हो रहा है, इसको 55 ही रहने देते हैं। अब समझें, अब क्या करते हैं इसमें हम देखेंगे, इसमें भाग लगाया, एक शेषफल बचा तो 5 की पावर हमने 1 लिख दी। इसमें हमने भाग लगाया तो 5 की पावर 4, क्योंकि पूरी तरह विभाजित हो गया तो वही जिस संख्या से 4 को विभाजित करते हैं वही संख्या उस पर रख देते हैं। इसके बाद हमने देखा इसमें भाग लगाया तो 4 पूरी तरह भाग चला गया, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। और एक बात समझे, इकाई का अंक कितना है? 6, इसमें कितना है? 5। तो इनको आप परिवर्तन ना करें, क्योंकि इनको जल्दी कैसे लिखते हैं, ये 5 ही रहेगा, ये 6 ही रहेगा, घात से कोई मतलब नहीं, चाहे जितनी घात हो, चाहे जितना इसका पावर कर दो। इसमें देखेंगे लगाएंगे तो इसके 6 वही है, लिख दिया। इसमें देखेंगे 8, इसमें लगाया तो पूरी तरह कट गया, तो 8 की पावर हम लिख सकते हैं 4। इनको जल्दी से हल कैसे करें? 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 को 64, 8 को 64, 4 को 16। इकाई के अंक को निकालें केवल, इससे मतलब है 25 हो गया, 5 निकाले, और 5 गुणे 6 गुणे नीचे का 6, 5 6 का 30 का 0, ये रहा 0 आंसर आ गया। ज्यादातर जो है ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो कॉमन ऐसे अंक बनाए जाते हैं जो डिजिट 0 ना हो, क्योंकि उसमें 5 को हटा दिया जाता है। और इसी प्रकार कुछ आगे क्रम में चलेंगे और समझते चले आसानी से इन चीजों को। इतना इसमें कुछ ऐसा कठिन कुछ है नहीं जो यदि आपको परेशान करे। जो सवाल बनते हैं जो परेशान करते हैं वो सवाल कुछ इस प्रकार होते हैं, थोड़ा उनको भी बताने का प्रयास करेंगे। जैसे देखेंगे यूनिट डिजिट में अभी थोड़ा आगे और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी ये काफी बड़ा चैप्टर है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पर 25 की पावर लिख दिया हमने 625, कितना लिख दिया? 25 की पावर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। आप इसमें डबल स्टार बना लें, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम विभाजित करेंगे 24 से, किससे? 25 की पावर 625 को यदि 24 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, और ये 1 सेकंड का प्रश्न होता है, लेकिन हमारे जो मित्र होते हैं वो इस सवाल में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि पावर ज्यादा होती है और कन्वर्ट करते हैं। जब इसको हम 4 से भाग लगाएंगे तो वो सब चीजें बहुत दिक्कत करती हैं, क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं होता। तो सबसे पहले हम इनको बनाने का प्रयास करेंगे। तो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 25 की पावर 625
और इसमें लिख दें -1 और +1, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में हम अपनी इच्छा अनुसार -2 और +2 कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं। अगली बात हम यहाँ पर देखेंगे, ये 625 यहाँ पर पावर है इसकी, अच्छा थोड़ा बड़ा लिखें, 25 की पावर कितना है, 25 की पावर है 625, और इसमें हमने लिख दिया -1 और +1, नीचे इसके क्या था 24, 24 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो 25 - 1, इसको क्या बोलोगे, नीचे वाली संख्या को क्या बोलोगे, आप बताएं क्या बोलेंगे। आप कह सकते हैं कि इस संख्या को तो सर हम ये बोल सकते हैं 24 ही लिखा है, जब 25 में से 1 चला जाएगा तो 24 बचेगा, और ये 25 का 25 वैसे ही वैसा लिखा है। अब एक बात बताएं, ये संख्या और ये संख्या कैसी है, एक जैसी नहीं है, तो ये संख्या इससे विभक्त नहीं होगी, पूरी तरह विभक्त होगी और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर +1 जो है ये शेषफल के रूप में कार्य करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, एक आंसर होगा। अब यहां से आप समझ गए होंगे। एक बार और देखें, यहाँ पर ये संख्या थी 25 की पावर 625, इसको हमने 24 से विभक्त किया, और इसके बाद जो है हमने इसको 25 को -1 +1 के रूप में लिख दिया, क्योंकि हमें इसके बराबर बनाना था, और 25 को हमने लिख दिया, 24 को हमने लिख दिया 25 - 1, और इस प्रकार इन संख्याओं को हमने जब किया तो एक आंसर आ गया। दोस्तों, ये हमारा गणित का चैप्टर 2 पार्ट 2 में हमने कुछ चीजों के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उसमें, क्योंकि पिछला वीडियो थोड़ा समस्या में था, इसलिए इसमें मतलब उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी था। तो इसलिए आगे का जो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि कोई आपको समस्या होती है किसी चैप्टर में, तो उस चैप्टर का नाम लिख दें, पहले उस चैप्टर को यहाँ पर आपके सामने लिया जाएगा सबसे पहले। यदि आपको कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो उसी चैप्टर पे हम कार्य करेंगे, लेकिन कोई एक चैप्टर पूरी तरह खत्म होने के बाद। चलिए, तो आगे आपसे अगले वीडियो में हम रूबरू होंगे। जय हिंद।